ओके स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का साइंस का फोर्थ चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, अब इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले मैं आपको कार्बन के बारे में कुछ बताता हूँ। आप सभी लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा, ठीक है। कि मोस्टली मतलब कि अगर हम लोग अपने सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो मोस्टली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हालांकि मेटलॉइड्स भी होता है, बट मेटल्स और नॉन मेटल्स में मोस्टली डिवाइड किया गया है। एंड उसमें नॉन मेटल्स में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, ठीक है। कार्बन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, बस ये समझा के ये समझा के जो कार्बन होता है उसका इंपॉर्टेंस है, जो कि आपके टीचर ने ऐसा बोल रखा होगा कि हाँ हम लोग 4th चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट इस चैप्टर में आपको डिटेल में बता, कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लाइफ का, ठीक है। विदाउट कार्बन हम अपने लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम लोग अपने आसपास के सराउंडिंग में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90+% चीजों में आपको कार्बन मिलेगा। सब चीजों में बोलूंगा ऐसा नहीं है, 90+% चीजों में आपको कार्बन रहता ही रहता है। हम आज के टाइम पे अपने चारों तरफ कितने सारे टाइप के चीजों से घिरे हुए, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि ये मार्कर, ये क्या है, एक फाइबर प्लास्टिक मार्कर है, ठीक है। और हम लोग, मैं इसको बताऊं तो इसके अंदर भी कार्बन। फिर उसके बाद ये बोर्ड, ये बोर्ड में भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये फाइबर और थोड़ा भूसा है अंदर चारे का, ठीक है। फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है ये इंक, फिर ये इंक में भी कार्बन प्रेजेंट है, ये बोर्ड में भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हर चीज, एयर में भी कार्बन प्रेजेंट है, जमीन में भी कार्बन प्रेजेंट है, हम में भी कार्बन प्रेजेंट है। इसीलिए कार्बन इतना बड़ा लिख रखा है मैंने, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन हर जगह है ऑलमोस्ट, ठीक है। आप लोग अभी नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के लिए आप पेन का यूज करो, उसमें जो इंक है वो क्या एक टाइप का डाई है, एक टाइप का कलर है, ठीक है। तो वो भी, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जिस पेपर पे लिख रहे हो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट, समझ रहे हो। जो इरेजर से लिखोगे, सॉरी पेंसिल से लिख रहे हो तो अलग बात है, हालांकि पेंसिल से लिख रहे हो तो वो पेंसिल के वुड में भी कार्बन, और उसके साथ साथ जो उसकी निब है उसमें भी कार्बन। फिर अगर पेंसिल से लिख रहे हो तो रफ करोगे, रफ करने के लिए जो इरेजर पकड़ोगे उसमें भी कार्बन है। तो ऑलमोस्ट हर जगह कार्बन है। इवन हमारे आसपास के जितने भी केमिकल्स आ जाते हैं, ड्रग्स, जितने भी केमिकल्स नहीं मतलब जितने भी टाइप के मेडिसिन होते हैं, ऑलमोस्ट सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन का एक रोल है जो कि इस चैप्टर के दौरान हम समझेंगे, लेकिन कार्बन ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है, हम ऐसे मानकर चलेंगे, ठीक है। कार्बन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एटम है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लाइफ का। इसीलिए इसके ऊपर 10th स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया गया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन, हालांकि कार्बन जो है आपको अगर अर्थ के क्रस्ट में देखोगे तो वो बहुत ही माइनर फॉर्म में आपको अलग से मिलेगा, लाइक 0.02% के आसपास कुछ ही प्रेजेंट हो। बाकी सब कैसा है, किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे कि डायमंड बहुत पसंद है, ठीक है ना। डायमंड देखने में अच्छा लगता है, क्या है, कार्बन से ही तो बना है ना। फिर उसके बाद जितना भी फ्यूल वगैरह आजकल देख रहे हो कि पेट्रोल वेट्रोल और जितने भी फ्यूल सबका दाम कितना बढ़ रहा है, उस तरफ नहीं जाएंगे प्राइस वाइज पे, लेकिन अगेन इन सब में क्या है, कार्बन है ना। हम बात करते थक जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, कार्बन कहाँ कहाँ मिल रहा है वो हमें अंदाजा भी नहीं, ठीक है। तो कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए और चैप्टर है पढ़ने के लिए, ठीक है। और क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड जो बच्चे 11th 12th में साइंस लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक अभी से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 11th और 12th में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक नहीं, ये पूरा एक ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक पूरा का पूरा ब्रांच है, जिसमें आपको 11th और 12th कंबाइन करके 7 से 8 9 चैप्टर कुछ इसके देखने मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत वेटेज कैरी करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से समझना है इसको, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, किस वजह से इतना इंपॉर्टेंट है, सब चीजें हमको समझना है।
आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कार्बन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे। अगर ओवरव्यू बता दूं मैं, हम लोग ये समझेंगे कि इसके एलोट्रोप्स क्या है, ये इसका बॉन्डिंग कैसा है, ये किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है ना। इस चैप्टर में हम एक नए टाइप के बॉन्ड के बारे में समझेंगे, विच इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स, उनका इंपॉर्टेंस। फिर सोप डिटर्जेंट, रोज नहाते ही होगे, नहाते हो ना, रोज नहाते ही होगे और उसमें साबुन वगैरह लगाते होगे या फिर कपड़े धोते हो तो डिटर्जेंट का यूज होता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत, ये ज्यादा नहीं बट इम्पोर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम के उस सोप डिटर्जेंट के रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि इजी है। अगर एक बार समझ लोगे और एक बार अच्छे से उसको रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, एक बार का दो बार का बात है, फिर उसके बाद वो चीज आपको याद रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट या फिर ये चैप्टर जो है इसको अलग से इतना डेडिकेट क्यों दिया गया है, कार्बन एंड कंपाउंड। क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मेटल्स नॉन मेटल, उससे पहले क्या पढ़ा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उससे पहले क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सब में कोई सब बेसिक जनरल बात है, लेकिन यहाँ पर कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में 11th-12 साइंस जो लेने वाले हैं उनके लिए। बराबर, कॉमर्स और आर्ट्स का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बराबर, तो चलो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट? बट कोवेलेंट बॉन्ड समझाऊं उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या था? आयनिक बॉन्ड ये था, सबसे पहले बॉन्ड का मतलब होता है लिंकेज। लिंकेज 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 मतलब क्या? मतलब कि एक तरीके का जुड़ाव। ठीक है, किसी दो चीज के अंदर जुड़ाव। आपका भी होगा, है ना, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई बॉन्ड। मतलब ऑब्वियसली आप एक फैमिली के साथ अपना एक बॉन्ड शेयर करते हो, फ्रेंड्स के साथ अपना एक बॉन्ड शेयर करते हो, और कई सारे और आप और ऐसा बॉन्ड शेयर करते हो। ठीक है, कई सारे अलग अलग रिलेशन में आपको अलग अलग टाइप के लोगों के साथ आप फ्रेंड्स का एक बॉन्ड शेयर कर रहे हो, किसी के साथ फैमिली का बॉन्ड शेयर कर रहे हो। किसी के साथ करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी ना कोई ऐसा होता ही है जिसको आप, जो आप पसंद नहीं करता या आप उसको पसंद नहीं करते, तो उससे एक उस टाइप का भी आपका एक रहता है बॉन्ड, या इससे दूर रहना है या इसको इसको पास नहीं रखना है ना। तो इस तरीके का कोई ना कोई आप भी बॉन्ड बना के रखते हो। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड मतलब दो आयंस के बीच में बॉन्ड, है ना। कैसे बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि सपोज सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, मतलब कि इसके के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे सोडियम अगर मैं एटम लिख दूं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ठीक है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, और यहां पर मैं लिख दूं कि 281, है ना, 281। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं साथ में, क्लोरीन का, Cl, इसका क्या है 70। तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, 287। अब देखो यहां पर क्या होता है, हमने ये पढ़ रखा है, क्लास 9th में ही पढ़ रखा है कि आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो भी आपका आखिरी ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 7 है। तो हमने आयनिक बॉन्ड में क्या पढ़ा था कि ये वाला जो है 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देगा, यानी कि सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन को हटा करके Na+ बन जाएगा। ये क्या था आपका, ये था आपका कैटायन, पढ़ रखा है हमने। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोरीन क्या करेगा, एक, मैं क्लोरीन का C हमेशा स्मॉल बना देता हूं, पर आप ध्यान रखना, कभी भी ये रूल है कि कभी भी कोई भी आप एक एटम लिख रहे हो जिसमें 2 लेटर आ रहे हैं, ठीक है, उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए और दूसरा हमेशा स्मॉल रहना चाहिए। ठीक है, तो Cl, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा। सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले करके क्या बन जाएगा, Cl, फिर वही गलती, Cl-, और ये क्या बन गया, ये भी एक आयन बन गया। ये क्या रहा, ये आपका रहा Ni। फिर हमने क्या समझा था कि Na+, Cl-, ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बुलाते हैं? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बुला देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बुलाते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से प्लस Cl माइनस साथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू दोनों साथ में रहते हैं, बराबर। और फिर उसी हिसाब से जो कि मेटल्स में ज्यादा देखने मिलता है अपने को, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये आयनिक बॉन्ड हमें काफी ज्यादा देखने मिलता है। लेकिन उसकी वजह से एक आयनिक बॉन्ड में किस तरीके की प्रॉपर्टीज रहती है वो हम सबने पढ़ी है, बराबर। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एक अलग टाइप का बॉन्ड है। इसका मतलब हम यही समझ सकते हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से अलग है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से ज्यादा अलग अलग है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड ये था, आयनिक बॉन्ड इज बेसिकली ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, टू अनदर, ठीक है। ये था आपका आयनिक बॉन्ड कि एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, या तो उससे गेन करता है या तो लूज करता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसके पीछे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड पे आता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपका बेसिकली, अगर पहले ही बता दूं तो दैट इज योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इतने शॉर्ट में तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्यों जरूरत पड़े, ठीक है। कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों आयोनिक नहीं बना पाता है, वो समझिए, फिर कोवेलेंट बॉन्ड को आपको और अच्छे से समझने में आसानी है, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत क्या पड़ी कार्बन को, तभी तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर कार्बन को जरूरत नहीं होती कोवेलेंट बॉन्ड की तो क्यों पढ़ते, तो कार्बन को कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत पड़ी, और क्यों पड़ी वो समझते हैं। मान लेते हैं कार्बन के कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, क्यों एटॉमिक नंबर 6 है, 7 क्यों नहीं है या 5 क्यों नहीं है, ये हमने पढ़ रखा है। क्या है रीजन? रीजन यस, रीजन ये है कि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, और हमने एटॉमिक नंबर देने के लिए प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ये चीज पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन, उसके पास 6 प्रोटॉन है, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर 6 है, क्या हो जाएगा ये 2 4, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये जो आयन बनते हैं, ये आयन क्यों बनते हैं, ताकि ये स्टेबलाइज हो सके, मतलब कि एज ए एटॉमिक फॉर्म में इन लोगों का आखिरी ऑर्बिट में देखोगे तो क्या है, मतलब के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फुलफिल्ड नहीं, आखिरी ऑर्बिटल में जो 8 होने चाहिए वो रूल फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वो रूल जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो रूल जो है वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, उस वजह से ये क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में फिलहाल। तो ये क्या करेगा, जो नियरेस्ट नोबल गैस है, कार्बन का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, दो तरफ है, एक तो सेकंड पे हीलियम है, फिर 10 पे क्या है आपका नियॉन है। तो ये दोनों तरफ हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों तरफ जाने की कोशिश करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए क्या है, देखो 2 तरीका हो सकता है, या तो हीलियम पे आ जाए या तो नियॉन पे चला जाए। आपको समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिख कर बताता हूँ, है ना। चलो, तो कार्बन के पास क्या तरीका है कि एक तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके प्लस चार्ज बना ले, और यहां से 4 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। या फिर ये कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन जाए, है ना। अब दोनों ही कंडीशन बहुत ही ज्यादा गलत हो जाए। रीजन क्या है कि कार्बन जो है अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ रहे हैं तो उन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि इजीली पॉसिबल नहीं, ठीक है। और दूसरे केस में इस कार्बन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, अगर किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो बाकी जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उनका और इन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, उत्तम गति होगी, उत्तम गति नहीं मतलब कि रिपल्शन होगा, धक्का मुक्की होगी, मतलब एक दूसरे को धक्का देगा, है ना। तो उस केस में यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो इस चीज के लिए
यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि अब आ जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग का रिक्वायरमेंट। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये आयन तो नहीं बन पा रहा है, आयनिक बॉन्ड तो नहीं बन पा रहा है, तो हमें क्या समझ में आना है, अभी क्या समझ में आ जाएगा कि नहीं, अभी हमें कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चलने वाला, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा। ठीक है, शेयर करेंगे। देखा, कार्बन एक बहुत ही ज्यादा मोरल टाइप का बंदा है जो कि शेयरिंग में बिलीव करता है। ठीक है, शेयर करो भाई, आपस में मिलके शेयरिंग में रहो, अच्छा रहेगा, साथ में मिलके साथ में बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं कि क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा कि दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, बराबर, और शेयर करके क्या करेंगे, दोनों ही उस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ खुश रहेंगे। मुझे पता है आप लोगों को जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक समझ नहीं आता, तो चलो डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और एक दो तीन एग्जाम्पल दूंगा जिसके थ्रू आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आए। ठीक है, अब मानकर चलते हैं दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, नहीं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। ठीक, अब इन दोनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और एटॉमिक फॉर्म में जब ये है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। अब अगर इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो खत्म, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये भी खत्म, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे देखो, हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पर इतने करीब आ जाएंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के एक्सेस में आ गए। यानी कि अब ये देखो, ये कुछ इस तरीके का एक बन गया, और अब हाइड्रोजन के पास देखोगे इसके एरिया के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये स्टेबलाइज हो गए, ये स्टेबल हो गए। सिमिलरली ये हाइड्रोजन, इसके पास भी ये दोनों हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, एक्सेस बोलेंगे तो है उनके पास, बराबर। अब दोनों इलेक्ट्रॉन के दोनों हाइड्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, तो दोनों ही खुश है ना, दोनों ही सेटिस्फाइड है, दोनों ही स्टेबल है। जैसे कि आप हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ हो, या कहीं पे भी, या फिर आप एक घर में हो और उसका चाबी जो है आप अपने पास रख लो। अब आप अपनी मर्जी से आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, आपके रूममेट को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, कि अब आपको जाना है, आप बंद करके गए, अब वो कभी कहीं बाहर गया होगा, आया तो ताला बंद, चाबी उसके पास नहीं, तो उस कंडीशन के से बचने के लिए आप क्या करोगे, दो चाबी बना लेते हैं कि मेरे पास एक तेरे पास है, दोनों खुश, जब आना है जब आ रहे, जब जाना है जब जा रहे, ताला मारने का मतलब कि चाबी का कोई टेंशन नहीं। वैसे ही यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन के पास क्या है, अब दो दो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, एक इनका खुद का तो वो तो इनके पास है ही, और एक दूसरे का जो कि शेयर किया है, ये शेयर किया है। फिर ये हाइड्रोजन के पास भी इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा उसके साथ शेयर हो गया, तो ये क्या हुआ, एक शेयरिंग हुआ। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट। यहाँ पर दोनों एटम इतने पास आ जाएंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एक्सेस में आ गया, और फिर एक्सेस में आ गया तो दोनों खुश, बराबर, दोनों खुश। यहाँ पर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है, बॉन्ड बन गया, तो बीच में बॉन्ड बन गया, बराबर। एक एग्जांपल और समझते हैं, एक और एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर बहुत छोटा बनाता हूं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 और 6, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, बराबर। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इस पे भी बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो
ये दोनों ऑक्सीजन के पास आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने 8 चाहिए थे, है ना। तो अब क्या होगा, इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी। अगर इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे ऑलरेडी कम है और कम हो जाएगा। सेम किस्सा इसके साथ भी। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो ये दोनों इतने करीब आ गए हैं कि अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, 8 हो गए ना। तो दोनों ऑक्सीजन क्या है अब सेटिस्फाइड, दोनों ऑक्सीजन के पास अब इनफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टेबलाइज होने के लिए। और फिर ये क्या बन जाएंगे, ऐसे O डबल बॉन्ड। यहाँ पर 2 लाइन क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, दो इसकी तरफ से दो इसकी तरफ से। यहाँ पर एक ही लाइन है क्योंकि यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, है ना। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये याद रखना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। याद क्लास 10 के बेसिस पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन O2, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन H2। आपने कहीं पे भी देखा है O अकेला घूम रहा है, नहीं पॉसिबल है ना। क्यों, क्योंकि चाहिए साथ में कोई ना कोई हमेशा चाहिए हमें। हम अकेले जो है अगर रह गए तो फिर नोबल गैस जैसे रह जाएंगे, किसी से जुड़ नहीं पाएंगे, किसी से कुछ कर नहीं पाएंगे। बट साथ में अगर है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो O2 पैर बना के रह रहा है, खुश रह रहा है कि नहीं, साथ में रहोगे खुश रहोगे। सो O2 भी ऐसे ही खुश रह रहे हैं। अगेन एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन, थोड़ा बड़े आगे चलते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, फिर देखा स्मॉल सी ही बनाता हूं मैं, गलत आदत है, आप लोगों को नहीं करना है। स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल एल Cl और यहाँ पे Cl। क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन का लिखूं तो क्लोरीन, इस बार तो पूरा ही गलत कर दिया, क्या हो रहा है मेरे को। हाँ तो Cl, इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 17 एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर। याद रखना आपको एटलीस्ट 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखना। आप लोगों को बहुत बार ये चीज बोला गया होगा और आई थिंक अभी तक आपने याद करा। अगर आप 4 चैप्टर पढ़ने आ चुके हो तो आपको 20 तक तो याद करना ही, मतलब कर चुके होगे, मैं ऐसा मान कर सकता हूँ। तो वो याद कराने नहीं बैठा हूँ मैं। Cl, ठीक है। अब जितने इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जितने इलेक्ट्रॉन वहां है मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो देखो इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक चाहिए। अब ये दोनों ने क्या किया, आपस में शेयरिंग कर लिया, शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स को। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, और दोनों अब खुश, दोनों साथ साथ, मतलब कि दोनों का इलेक्ट्रॉन अब इतना एक दूसरे के करीब आ चुका है, यानी दोनों एटम एक दूसरे के इतना करीब आ चुके हैं कि अब क्लोरीन के पास टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ये क्लोरीन के पास भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इन दोनों भी क्या है, ये दोनों भी साथ मिलकर खुश है, साथ में रह करके खुश है। शेयर करोगे, अगर आप खाली एक से लेते रहोगे और आपको एक से लेते रहोगे तो वो अच्छी बात नहीं है, आपको देना नहीं आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर आपको शेयर करना चाहिए, हर चीज शेयर करके रहो, अपने साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बातें शेयर करो, सब चीजें नहीं, बट जो जरूरी हो वो शेयर करो, हर चीज नहीं, है ना। सो इतना समझ में आया, शेयरिंग समझ में आई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, बराबर। और कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में माहिर है, वो शेयरिंग करने में बिलीव रखता है, वो शेयरिंग करने में माहिर है। ये कुछ और एग्जांपल्स थे आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए, हालांकि हम लोग कार्बन में कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो समझेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना, नहीं आया तो थोड़ा सा वापस जाओ, मैं वापस समझा देता हूँ, फिर भी एक बार शुरू से देख लेना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है फॉर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पर शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये रहे उनके एग्जांपल्स। दोनों एक दूसरे के पास इतना करीब आ जाते हैं कि दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके ऑक्सीजन खुश है, यहाँ क्लोरीन
एक और एग्जांपल दे दूं, एक और, चल नाइट्रोजन, ठीक है इसको मिटा देता हूं, मिटा देता हूं, चलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि 2 5, बराबर। अब देखो 2 5 में एक नाइट्रोजन यहाँ, 1 2 3 4 5, सिमिलरली ये नाइट्रोजन यहाँ, थोड़ा दूर बनाता हूँ, इसको भी थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन 1 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इसके पास 5, इसके पास 5, इन्होंने क्या किया, शेयरिंग कर ली। देखो ये एक दूसरे के इतने करीब आ गए ना कि यहाँ पर अब इस नाइट्रोजन के पास काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली इस नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर कितने टोटल 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर मतलब जोड़ी, 3 जोड़ीज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहा है, ठीक है। तो 3 जोड़ी जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा तो हम 3 लाइन बनाएंगे, तो नाइट्रोजन 1 2 3, और ये क्या बन जाएगा N2, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द सबसे ज्यादा अवेलेबल गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, पढ़ रखा है, एंड 70-71 टू कुछ परसेंट नाइट्रोजन अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है नाइट्रोजन। सो आई होप आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने आगे बढ़ेंगे और हम लोग और आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग समझेंगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मतलब क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग होमो और हेटेरो मतलब क्या हो जाता है। होमो मतलब हो जाता है सेम, और एटॉमिक हो जाता है एटम, ठीक है। और हेटेरो मतलब हो जाता है डिफरेंट, या तो अलग अलग, अलग अलग तो ठीक है, मतलब डिफरेंट, और एटम मतलब वही बताया कि एटॉमिक मतलब एटम। मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल क्या होता है हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, ठीक है। ओके, सो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब के आप लोग समझ गए होंगे कि सेम एटम के बीच और यहाँ डिफरेंट एटम्स। 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझ, दोनों का दो एग्जांपल दे देता हूँ, आप समझ जाओ, ठीक है। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, तो आप लोग पक्का समझो। अभी पहले हम लोग अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ठीक है, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और कैसे उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। उन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। होमो एटॉमिक तो आपको आइडिया आ गया होगा उन एग्जांपल्स के बारे में, जैसे ही मैंने बात किया तो। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन एक और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या देखो, दोनों सेम एटम, दोनों सेम एटम है ना, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड हुआ, इन दोनों के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये क्या बन गया H2। देखो मॉलिक्यूल है और दोनों सेम है, आइडिया आ गया। इस टाइप को हम लोग क्या बुलाते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो वर्ड से आप लोग काफी ज्यादा अवगत हो, या पता है आपको क्या है कि होमो वर्ड क्या है, हेटेरो वर्ड क्या है, आपको पता है ना। तो होमो एटॉमिक मतलब जब सेम एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल बना होगा, तो उसे हम बुलाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल, चलो ऑक्सीजन 1 2 3 4, मैं डायरेक्ट बना देता हूं, अभी हमने समझा था, ये देखो है ना, क्या बनाइए O डबल बॉन्ड O, इसे हम बुलाएंगे O2, ऑक्सीजन, विच इज योर अगेन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये तो हमने अभी अभी देखा था। हेटेरो एटॉमिक आपके लिए थोड़ा सा अलग एग्जांपल ला रहा हूँ, मतलब कि अलग क्या, वो तो है ही, बट समझो, है ना। अब देखो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये तो हो गए सेम हो गया, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक क्या है, हेटेरो एटॉमिक मतलब अलग अलग एटम्स, दो सेम नहीं रहेंगे, एक दो अलग रहेंगे,
है ना। वही देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल H2O, पानी, जल ही जीवन है। पानी पीते रहा करो, दिन के 4-5-6 लीटर पानी पीते रहा करो। गर्मी बहुत है, बारिश का मौसम है बट गर्मी बहुत है, ठीक है। चलो, सो H2O। अब H2O क्या है? H2O पानी, क्या बात है। H2O जो है, इनमें भी आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने मिलता है। इनमें भी आपको क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने मिलता है। कैसे? देखो समझाता हूं। ऑक्सीजन है, इसको इसके आउटर ऑर्बिट में ऑक्सीजन है, इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था। मैं बना देता हूँ 6, 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे सर पहले तो आपने अलग तरीके से 6 को सेट किया था, यहाँ पर अलग, जैसे यहाँ पर के 2 2 2 ऐसे किया, 2 2, फिर इधर क्यों ऐसे बना दिया? बताता हूँ। यहाँ पर मैं ले आता हूँ एक हाइड्रोजन, जिसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। थोड़ा अलग एटम था तो मैंने अलग बना दिया, एक छोटा सा एक स्मॉल एक्स नहीं बनाया, क्रॉस बनाया, उसको इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है। घबराना मत, एच के बाद एक्स क्या आ गया, ये कौन सा नया एटम आ गया, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ही है, इसका ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, 1, 2, दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन है और दोनों ने एक एक दे दिया। तो यहां पर क्या बना लिया? ऑक्सीजन ने अपना एक ऐसा घेरा बना लिया, दोनों इतने पास आए कि अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन भले अलग बनाया लेकिन है उतने, या हर एटम के इलेक्ट्रॉन सब के ऊपर सेम चार्ज होता है। ऐसा मत समझना कि इसका इलेक्ट्रॉन अलग चार्ज लेके बैठा, उसका इलेक्ट्रॉन अलग चार्ज, ऐसा नहीं। 11th स्टैंडर्ड में आओगे ना, तो वहां पर आप लोगों को ये चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर आएगा आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें इनके बारे में नई नई जानने मिलेंगी और सब चीजें सीखोगे। लेकिन इतना समझ लो कि अलग स्ट्रक्चर बनाया, अलग शेप बनाया मैंने, प्रॉपर्टीज, चार्ज, साइज वगैरह सब वही रहेगा, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीजन के पास देखो अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्टेट पूरा, है ना, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट अगर पूरा हो गया मतलब कि ये ऑक्सीजन क्या हो गया? शांत, दिमाग शांत हो गया इसका, अब चुपचाप ये सो जाएगा। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन भी तो लेगा भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, खाली ऑक्सीजन थोड़ा अकेला सब खा जाएगा, हाइड्रोजन भी तो शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन भी अपना इस तरीके का। अब इसके पास भी देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ये भी शांत। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन देखो, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, सॉरी H2 बन गया। ये क्या बन गया? H2। ऐसा, हालांकि ये ऐसे मैं नहीं बनाना चाहूंगा, इसको मैं इस तरीके का बनाऊंगा, मुझे अलाउ नहीं कर रहा है मेरा नॉलेज कि मैं उसको उस तरीके से बनाऊं। बड़ा बुरा लग रहा था मेरे को ये इस तरीके से क्यों बनाया, ये अभी कभी फिर कभी समझेंगे। जैसे अगर आप बस इतना समझा दूं कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्यों बता दूं? जरूरत नहीं है आपको, 10th स्टैंडर्ड में उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी चलो हल्का सा बता ही देता हूँ कि अभी ये ऑक्सीजन के ऊपर जो है कुछ लोन पेयर्स होंगे, वो लोन पेयर्स इन दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होंगे, रिपेल करने की वजह से ये पास आ गए हैं। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्जन, बॉन्ड पेयर, रिपल्जन, लोन पेयर, रिपल्जन, चीजें हैं। 4th चैप्टर में आती है आपके, 11th स्टैंडर्ड के 4th चैप्टर में आते हैं। कहाँ उस तरफ जाना चाह रहे हैं, है ना, रहने दो, हम 10th स्टैंडर्ड के 4th चैप्टर पे रहते हैं। चलो, सो यहाँ पर हम लोग इसको मैं बना के रख देता हूँ, बट ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्या? एक हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया? हेट्रो, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग है, अलग अलग है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग टाइप के एटम्स के बीच में यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है, बराबर। तो ये क्या बन गया आपका? H2। क्या बन गया? H2। ये बन गया आपका H2O, H2, बराबर। ये बन गया H2O और ये हो गया आपका एक टाइप ऑफ हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल। समझ में आया कैसे हुआ ये? ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और बता दो, ठीक है, एक एग्जांपल और बता दो। कहाँ गया? दोनों को मिटा देता हूँ, एक एग्जांपल और बता देता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं और आप लोगों के लिए मैं फिर
नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। आई नो कि इतना अगर आप देख चुके हो तो आपको शुरुआत का काफी कुछ पता चल चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में बाकी अगला टॉपिक चालू करेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ और फिर आपके लिए मैं कुछ और क्वेश्चंस लिख दूंगा और आप उनको बताइए कि वो क्या होमोएटॉमिक है या हेटेरोएटॉमिक है। आई नो बहुत आपके लिए बहुत इजी होगा अगर इतना अच्छे से ध्यान से सुन लिया है ना, इजी हो चुका है आपके लिए हेटेरोएटॉमिक और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को पहचानने। ठीक है, चलो सो यहां पर हम लोग ले लेते हैं NH3 अमोनिया। बहुत बहुत खतरनाक ये स्मेल आता है इसका, नाक में बहुत चुभने ऐसा स्मेल लगता है, पंजेंट स्मेल बोलते हैं इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये और इसके साथ एक बहुत ही खराब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बताऊंगा फिर कभी। चलो फिर कभी अगर ये अपीयर होता है तो मैं पक्का बताऊंगा। अभी हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने हैं? पांच इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी भी देखो कुछ अलग सा बनाया, अभी पता चल जाएगा कि अब देखो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन आया भाई, भाई देख लो, बात कर लो यार मेरे से, अकेला हूं, आपको मुझसे मेरी जरूरत है, मैं भी आपके साथ रह के खुश रहूंगा। चलो कुछ काम करते हैं साथ में। एक तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों इतने करीब आए कि अब नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, नाइट्रोजन खुश, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब मैं सेटिस्फाइड, मतलब अब नाइट्रोजन सेटिस्फाइड, मतलब नाइट्रोजन का जो आखिरी ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जितने आ रहे हैं तो नाइट्रोजन का अब स्टेबल हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलेगा भैया मैं भी तो स्टेबल होना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने भी क्या कर लिया ऐसे, मतलब कि ऑब्वियसली हाइड्रोजन के पास भी दोनों इलेक्ट्रॉन का एक्सेस आ चुका है, मतलब कि अब यहाँ पर शेयरिंग हो चुकी है, दोनों के अंदर शेयरिंग हुई और ये बन गए क्या? NH3 अमोनिया। इसे हम क्या बुलाते हैं? आप लोगों ने अगर ये नहीं पता होगा तो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका अमोनिया। ठीक है, ये बन गया आपका क्या? अमोनिया। आई नो अब आप लोगों को इसमें ज्यादा डाउट बचे नहीं होंगे, क्या होता है हेटेरोएटॉमिक, क्या होता है सॉरी क्या होता है होमोएटॉमिक और क्या होता है हेटेरो। मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है हमेशा कि मैं आगे पीछे बोल देता हूँ, बोल एक रहा था इशारा कुछ अलग कर रहा था, पता नहीं कुछ मेंटल इशू है कि क्या है, बट भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हो जाता है। जैसे ये होमो है और ये हेट्रो है, लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं इसे होमो बोल रहा हूँ, हेट्रो होमो दिखा रहा हूँ, हेट्रो पढ़ रहा हूँ, और इसे हेट्रो की तरफ दिखा रहा हूँ और होमो पढ़ रहा हूँ। पहले वाले पार्ट में भी हुआ था, पहले वीडियो में भी मैंने ऐसा कर चुका हूँ, बट ठीक है, आप लोग समझ गए ना कि ये होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है। क्लियर? चलो तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ और आप लोग गेस करना। और अगर देख रहे हो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, तो कुछ डाउट हो तो आप लोगों को पता है मुझ तक कैसे पहुंचना है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आप सबके पास है ही, अगर नहीं हो तो है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई नए हो तो चैनल पर, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, नहीं हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, क्वेश्चन नहीं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ और आप उसको होमो और हेटेरो एटॉमिक में डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, जैसे कि एक लिख देता हूं मैं, आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए, 4 है, अगर चारों में आप अच्छे से समझ जा रहे हो तो हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 4 है, हाँ ठीक है, 4 इनफ है, आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर आप लोग अपना सजेशन देना कि क्या आपको क्लास में मजा आ रहा है या कुछ और इनपुट चाहिए आप लोगों को। और हाँ, एक और चीज, आप लोगों के लिए मैं जो है कई सारे PYQs एंड वो सब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो मुझे लगता है आई डोंट नो कि ये मतलब मेरे को थोड़ा प्रेडिक्ट करने में, मैं इस चीज में एटलीस्ट अच्छा हूँ। IPL मैचेस प्रेडिक्ट नहीं कर पाता मैं उतना, लेकिन इन चीजों में मैं थोड़ा ठीक हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन का चांस ज्यादा है, तो मैं उनको सेल्फ चूज करके आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, बोर्ड पर नहीं। आई थिंक मैं उसके लिए कुछ और अलग सेटिंग यूज कर रहा हूँ और उसके थ्रू मैं आप लोगों को और सारे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व, जितना मैं अपना टाइम दे सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए टाइम देने के लिए रेडी हूँ।
ठीक है, आप लोगों को बस खाली अपने आप के लिए टाइम निकालना है और पढ़ाई। ओके, सो आई होप ये आज के क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने ट्राई किया आपको बोर ज्यादा ना करूं और इम्पोर्टेंट चीजें बता के रखूं और डिटेल में बता के, ठीक है, चलिए, थैंक यू।